दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ ये सब कोरोना महामारी के दिनों में आप सब लोग अपने अपने घरों में ही सुरक्षित रहेंगे और कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ लेक्चर बनाओ। देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन जो विषय है यह इतना आसान विषय नहीं है कि कोई एक 10 मिनट 20 मिनट या 1 घंटे का लेक्चर आप सुन लेंगे और आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में समझ जाएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन यह भी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेंगे और आप उसमें माहिर हो जाएंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि कोई भी केस का जो बेस होता है, यानी केस में सक्सेस मिलना या नहीं मिलना, ये बातें जो है ये कितनी इफेक्टिवली वो केस में क्रॉस एग्जामिनेशन की गई है उसके ऊपर होती है। देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 10 में सेक्शन 138 और 37 में दिया गया है। चैप्टर 10 जो है ये एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में है। तो इसमें 137 में जो चीफ एग्जामिनेशन क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है और री एग्जामिनेशन क्या होता है, इसके बारे में दिया गया है। जी, इसके बारे में तो डिटेल में हम बाद में बात करेंगे ही, लेकिन कोई भी केस के क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करने से पहले हमने कौन सी चीज़ों को देखना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास कोई केस आता है तो सबसे पहले हमको उस व्यक्ति की पूरी बात सुन लेनी चाहिए कि क्या उसका कहना है, हालात एक्चुअल में क्या हुआ था, पेपर में जो लिखा है उसके बारे में उसका क्या कहना है, और वो जो उसके पास पेपर होते हैं चार्जशीट, वो हमने उससे कलेक्ट करना है। जो चार्जशीट उसने हमको दिया है वो चार्जशीट हमको ध्यान से पढ़ना है। चार्जशीट पढ़ने के बाद हमको कोर्ट में जाके हमको देखना है कि चार्जशीट जो हमको हमारे क्लाइंट ने प्रोवाइड की है वो पूरी है या नहीं, सफिशिएंट है या नहीं। कई बार ऐसे होता है कि कोर्ट में दिए गए चार्जशीट में के कई सारे पेपर्स आपके पास नहीं होते हैं। देखिए, ऐसे होता है कि कोई भी केस का फेट जो है ये एक एक लाइन से, एक एक वर्ड से भी डिसाइड हो सकता है। इसीलिए कोई एक आध पेपर अगर आपके चार्जशीट में मिसिंग है तो इसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है और आप इफेक्टिवली आपकी केस पेश नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोर्ट में जो पेपर है वो और हमारे पास जो पेपर्स है वो आपको टैली करने हैं। दूसरी बात, जो 173 का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में पुलिस ने कई बार लिखा होता है कि कुछ सर्टेन रिपोर्ट्स या कुछ पेपर्स यह हम बाद में प्रोवाइड करेंगे। तो चार्जशीट में जो पेपर्स उन्होंने दिए नहीं है, लगाए नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने कोर्ट में सबमिट किए हैं, ऐसे सब पेपर्स की कॉपीज हमको मिली है या नहीं, यह देखना हमारा काम है। ये पेपर क्या हो सकते हैं? कई बार यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो सकता है, फाइनल कॉज ऑफ डेथ हो सकता है, केमिकल एनालाइजर का रिपोर्ट हो सकता है, डीएनए रिपोर्ट हो सकता है, विटनेसेस का या विक्टिम का 164 स्टेटमेंट्स हो सकता है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का रिपोर्ट हो सकता है। ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट चार्जशीट में ना होते हुए बाद में पुलिस कोर्ट में पेश करती है, क्योंकि वो उस कंसर्न अथॉरिटीज के पास से या ऑफिसर्स से उनको बाद में मिलते हैं। कई बार मिसचिप भी हो सकती है पुलिस की वजह से, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको जानबूझ के दिया नहीं है ताकि आपको उससे प्रॉब्लम सहन करना पड़ सके। इसलिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो कोर्ट में जो पेपर्स है वो सब हमको मिले हैं या नहीं। दूसरी बात है कि जो डॉक्यूमेंट्स सील्ड इन्वेलप में कोर्ट के सामने हैं और हमारे पास कॉपी दी नहीं है, तो आपका राइट बनता है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स पे प्रोसिक्यूशन रिलाई कर रही है वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने चाहिए। तो आपको कोर्ट में अर्जी करके वो डॉक्यूमेंट्स का कॉपीज मांगना है। फिर सब इंटायर सेट जब आपके पास आ जाता है तब आपने चार्जशीट सही ढंग से पढ़ के उसमें देखना है कि कौन कौन से विटनेस ये आपके फेवर में है, कौन कौन से विटनेस यह न्यूट्रल है और कौन से विटनेस ये आपके अगेंस्ट है।
आपको क्लाइंट से यानी मुलजिम से या उसके घर वालों से ये भी कंफर्म करना है कि चार्जशीट में अगर कोई विटनेस उनके खिलाफ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। और यह जरूर है कि उन लोगों से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आपको आपके क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए हेल्पफुल होने ही वाली है। उसके बाद सब चार्जशीट पढ़ने के बाद जो स्पॉट ऑफ इंसिडेंट है, जो स्पॉट पंचनामा चार्जशीट में है, यह पढ़ने के बाद आपको स्पॉट देखने जाना जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि पुलिस उनके रोज के तरीके से पेपर बनाती है और वो चार्जशीट में लगा देती है, और अगर स्पॉट पंचनामा है और स्पॉट पंचनामा में कोई चीज़ उत्तर दिशा में दिखाई है और हम अगर स्पॉट पे जाते हैं और पाते हैं कि वो उत्तर में नहीं तो पूर्व दिशा में है, तो इसका ज़रूर हमको फ़ायदा होगा। उसी तरह जिस वक्त यह वारदात हुई है, हो सके तो उस दिन के उस वक्त में अगर हम स्पॉट पे जाए तो हम उस वक्त में वहाँ कैसे हालात है यह देखने और समझने में हमको आसानी होगी। अगर कोई इंसिडेंट यह रात का है या शाम का है, इवनिंग टाइम का है, तो फिर उस वक्त हम जाते हैं तो उस वक्त वहाँ अंधेरा है या नहीं है, रोड के लाइट्स है या किसी घरों के लाइट्स है या किस तरह का प्रकाश है या नहीं है, ये हमको देख के हम समझ सकते हैं, ताकि जब कोई भी आई विटनेस या स्पॉट पंच या स्पॉट से रिलेटेड कोई विटनेस कोर्ट में आएगा तो आप उसको पूछ सकते हैं कि उस वक्त हालात कैसे थे, उजाला था नहीं था, आपने देखा तो अंधेरा था नहीं था। तो यह कई सारे फायदे स्पॉट देखने के होते हैं। उसके बाद देखिए, जिस कोर्ट के सामने आपका केस है उस कोर्ट को आपको समझ लेना चाहिए। हम ये मानते हैं कि लॉ सब जगह एक है, लेकिन हर आदमी अलग अलग होता है, हर आदमी का खुद का कुछ ओपिनियन होता है। तो जिस जज साहब के सामने हमारा केस है, वह जज साहब के सामने अगर हम रेगुलर काम करते हैं तो हमको पता ही होगा कि उनका यूजुअली कैसे कामकाज चलता है। तो अगर हम उनके पास नहीं काम करते हैं तो हमने उनके पिछले कुछ ऑर्डर्स पढ़ने चाहिए कि उन्होंने कैसे केसेस में कैसे ऑर्डर दिए हैं। उस कोर्ट में अगर कुछ एविडेंस चल रहा है दूसरे केस में तो हमने वो देखना चाहिए, यानी किस तरह से एविडेंस रिकॉर्डिंग होता है वहाँ पे, ये हमको पता चलेगा। और जब हमारी केस शुरू होगी तो हमको आसानी होगी हमारी केस चलाने में। उसी तरह जैसे जज साहब के बारे में कहा, वैसे हमको देखना चाहिए कि जो सरकारी वकील है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वह कौन है, वो किस तरह से केस लड़ते हैं, बाकी केसेस में कैसे कैसे उन्होंने काम किया है। तो कई बार क्या होता है कि उस व्यक्ति का काम करने का तरीका अगर हमको पता है तो हम अच्छी तरह से हमारा केस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई लोगों को आदत होती है कि कुछ भी करके साम दाम दंडभेद से एक्यूज को सजाई होनी चाहिए, इसके लिए खींच के सब उसके खिलाफ सब सबूत इकट्ठा करना है, कोर्ट के सामने लाना, और चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त उसी तरह से डिफेंस लॉयर का हर्डल्स क्रिएट करना। तो ऐसे अगर हम स्टडी करते हैं उस व्यक्ति का तो हमको ये बात भी समझ में आ जाती है, ताकि हम और ये समझ में आने के बाद जब कभी भी हम हमारी केस लेके जाते हैं तो हम आसानी से वो सब चीज़ों को वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। उसी तरह जो विटनेसेस के बारे में हमको हमारे क्लाइंट ने बताया है कि इंडिपेंडेंट विटनेस कौन है, इंटरेस्टेड विटनेसेस कौन है, तो हमको एक लिस्ट बनानी है कि कौन से विटनेस कैसे है। तो ये जब पूरी स्टडी करते हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाता है कि उस वक्त क्या हुआ होगा। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि क्रॉस एग्जामिनेशन यह सीखने के लिए हमको बहुत मेहनत लगती है। जब मैं जूनियर था, यानी मेरे शुरू के दिनों में, हमने कई सारे बुक्स लिए थे कि क्रॉस एग्जामिनेशन के सवालों, 1000 सवालों का बुक, 5000 सवालों का बुक, 10,000 सवालों का बुक। लेकिन अब जब वो बुक्स में पढ़ता हूँ तो ऐसे समझ में आता है कि उसमें क्रॉस के अलावा कई सवाल तो चीफ एग्जामिनेशन के ही है। तो अगर हमको क्रॉस एग्जामिनेशन सीखना है तो सबसे बेस्ट जो है तरीका वो यही है कि हमने खुद केस चलाना चाहिए, खुद क्रॉस करना चाहिए। और दूसरा जो तरीका है कि जो एक्सपर्ट है या जो सीनियर से जो अच्छी तरह क्रॉस करते हैं
उनको हमने देखना चाहिए क्रॉस करते वक्त। यह एक अच्छा तरीका क्रॉस सीखने का है। तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो है यह एक आर्ट है, और यह आर्ट हमको सीखने के लिए जितना हम ज़्यादा क्रॉस एग्जामिनेशंस करेंगे उतना हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में जो अलग अलग टाइप के विटनेसेस हैं उनकी अलग अलग ढंग से हमको क्रॉस एग्जामिनेशन कई बार करनी पड़ती है। जैसे गोल्डन रूल है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछना उससे इम्पोर्टेंट होता है क्या नहीं पूछना। तो यह ध्यान में रखते हुए हमको यह पूरी तैयारी करनी पड़ती है। इस वीडियो के बाद मैं एक अलग अलग टाइप के क्रॉस एग्जामिनेशंस का एक सीरीज बनाने की कोशिश करने वाला हूँ, जिसमें एविडेंस एक्ट 27 के पंचनामे के पंच को क्रॉस कैसे करना है, स्पॉट पंच को क्रॉस कैसे करना है, क्लॉथ सीजर पंच को क्रॉस कैसे करना है, उसके बाद इंक्वेस्ट पंचनामे के पंच को क्रॉस कैसे करना है, डॉक्टर्स को क्रॉस कैसे करना है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट या केमिकल एनालाइजर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जिन्होंने कंडक्ट किया उनकी क्रॉस कैसे करनी है, न्यूट्रल विटनेस की क्रॉस कैसे करनी है, आई विटनेस की क्रॉस कैसे करनी है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के विटनेसेस के क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, यह मैं अगले वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।